नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे राजा की जो खुद एक लेजेंड बन गया, जिसे एक ऐसा जनरल माना जाता है जो कभी जंग नहीं हारा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। दोस्तों, हमारी कहानी 356 बीसी से शुरू होती है। जंगली और पहाड़ी ग्रीक साम्राज्य में मैसिडोनिया की राजधानी पेला में एक शाही परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। सिकंदर का जन्म एक ऐसे राजा के यहाँ हुआ था जो जितना क्रूर था उतना ही एम्बिशियस भी था। फिलिप सेकंड, जो कि आर्गड डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये मैसिडोनिया की सबसे पुरानी और शाही वंशावली थी। और उसकी माँ ओलंपियास एक ऐसी रानी थी जो खुद महान एचलिस की वंशज थी, जो कि फेमस बैटल ऑफ ट्रॉय का एक महान शहीद था। दोस्तों, उसके महान बनने की निशानियाँ सिकंदर के जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। प्लूटार्क लिखते हैं कि जिस रात ओलंपियास की शादी फिलिप II से होने वाली थी, ओलंपियास ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक बिजली का तीर उसके गर्भ पर आकर गिरा और उसे एक बड़ी आग ने घेर लिया। आग की लपटें दो हिस्सों में बंटकर चारों तरफ फैल गई, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। सिकंदर के जन्म से पहले एक और अजीब लेकिन डरावना किस्सा है। एक रात फिलिप ने देखा कि एक विशाल सा नाग उसकी सोई हुई वाइफ ओलंपियास के पास सोया हुआ था। फिलिप चुपचाप देखते रहे और वो सांप धीरे से चला गया। बाद में एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि ये इस बात का संकेत है कि ओलंपियास किसी देव वंश के बच्चे को जन्म देगी। उसके पैदा होने वाले दिन ही टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, जो कि उस जमाने में दुनिया के 7 अद्भुत आश्चर्यों में से एक था, जलकर राख हो गया। पंडित और पुरोहित चिल्लाए कि ये एक भयानक शगुन है। आज एक ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी है जो इस दुनिया में बड़ी तब्दीली और विनाश लाएगी। कहा जाता है कि उसी दिन टेम्पल ऑफ आर्टेमिस इसलिए जला क्योंकि गॉडेस आर्टेमिस खुद अलेक्जेंडर के जन्म का दृश्य देख रही थी। मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद ही नहीं थी। ओलंपियास अलेक्जेंडर के कान में धीरे से अक्सर बोला करती थी कि तुम्हारे असली पिता खुद गॉड ज़ूस हैं। इमेजिन कीजिए कि आइंस्टाइन जैसा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति आपका होम स्कूल टीचर हो, तो कैसा होगा। उसको पढ़ाने के लिए खुद महान एरिस्टोटल फिलोसोफर को बुलाया गया था। एरिस्टोटल ने उसे साइंस, फिलॉसफी और लीडरशिप सिखाई। कहते हैं अलेक्जेंडर हमेशा इलियाद किताब और एक खतरनाक खंजर तकिए के नीचे रखकर सोता था, जो कि उसका एक हिडन स्कॉलर और वॉरियर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने का एग्जाम्पल था। दोस्तों, एक दिन की बात है, एक ट्रेडर एक बड़ा जंगली काले रंग का घोड़ा ले आया, जिसका नाम था बुसेफलास, यानी कि बड़े बैल के सिर वाला। सबका जोर लग गया, लेकिन वो घोड़ा बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा था। फिलिप ने सोचा कि इसे बेहतर है इसको वापस भेज दिया जाए, लेकिन छोटे अलेक्जेंडर ने एक बात ऑब्जर्व की जो किसी और ने नहीं देखी। घोड़ा अपनी ही परछाई से डर रहा था। अलेक्जेंडर ने अपने पिता से कहा कि वो बुसेफलास को टेम कर लेंगे। सब लोग हंस रहे थे कि सिकंदर ने अचानक घोड़े को धूप की तरफ मोड़ दिया ताकि उसकी शैडो पीछे हो जाए, और फिर बिना डरे उसके ऊपर चढ़ गया। रॉयल कोर्ट तालियों से गूंज उठा। सिर्फ 12 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने एक जंगली घोड़े को अपना दोस्त बना लिया। फिलिप की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अलेक्जेंडर से कहा, बेटा तुम्हें अपनी एम्बिशंस के लायक एक किंगडम ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सिकंदर सच में ही पूरी दुनिया को हिला देने वाला है। एक पर्शियन लेजेंड में बताया गया है, एक रात सिकंदर ने एक अजीब रहस्यमयी सपना देखा। सपने में एक छोटा लड़का था, उसके 2 बड़े पर थे जो धीरे धीरे खुलकर पूरी दुनिया पर फैल गए। सपने का कारण जानने के लिए एक महल के प्रीस्ट को बुलाया गया। उसने कहा, तुम सूरज के उगने से लेकर सूरज के ढलने तक की सब जमीनों पर राज करोगे। सिर्फ 16 साल की उम्र में जब दूसरे जवान लड़के स्कूल में होते हैं, अलेक्जेंडर को एक पूरा रेजिमेंट दे दिया गया कमांड करने के लिए। और 18 साल में तो उसने अपने पिता के साथ मिलकर एक ऐसी जंग जीती जिससे पूरा ग्रीस मैसेडोनिया के नीचे ही आ गया। 336 BCE में किंग फिलिप II की हत्या हो जाती है। सिकंदर भले ही बहुत महान और योग्य शासक था, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए सेना को इकट्ठा कर अपने सौतेले और चचेरे भाइयों की हत्या कर दी थी, और फिर वो मकदूनिया के राज सिंहासन पर 20 साल की उम्र में काबिज हो गया। अलेक्जेंडर ने तुरंत अपने राज्य में बगावत दबा दी।
अलेक्जेंडर अपनी 40,000 फौज के साथ हेलेस्पोंट यानी कि आज के टर्की में क्रॉस करके सेंट्रल एशिया पर चढ़ाई करता है। अलेक्जेंडर की पहली बड़ी टक्कर पर्शियन गवर्नर से ग्रैनिकस रिवर पर हुई। उसके जनरल्स ने मना किया था कि दुश्मन ज़्यादा और ज़मीन उनके फेवर में है, लेकिन अलेक्जेंडर ने सीधा नदी पार करके पर्शियन सेनाओं के बीचों बीच हमला बोल दिया। एक पल के लिए तो उसकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ गई थी, लेकिन उसके जज्बे के आगे दुश्मन टूट गया। इसके बाद उसका सामना होता है पर्शियन महाराजा डेरियस III या शाह दारा के साथ। फारसी साम्राज्य सिकंदर के साम्राज्य से करीब 40 गुना बड़ा था। युद्ध में पर्शियन सेना बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने गिनती नहीं देखी, टाइमिंग और टारगेट पे भरोसा किया। उसने अपनी मशहूर कंपेनियन कैवेलरी को एक तेज भाले की तरह सीधा डेरियस की तरफ भेज दिया। पर्शियन लाइन फट गई, तहलका मच गया और डेरियस अपनी जान बचाकर भाग गया। लेकिन अलेक्जेंडर ने उसके परिवार को इज्जत दी और अलेक्जेंडर ने डेरियस III की डॉटर स्टैटिरा के साथ कुछ सालों बाद शादी भी कर ली थी। इसके बाद सिकंदर इजिप्ट में एंटर करता है और ओरेकल ऑफ सिवा ओएसिस पहुंच जाता है। सिवा ओएसिस के ओरेकल या प्रीस्ट ने उसे बोला, तुम जूस एमन के पुत्र हो। इजिप्ट में बिना लड़ाई सबने उसे फराओ या गॉड किंग मान लिया। नाइल के किनारे उसने एक शानदार शहर बनवाया जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया रखा। अब सिकंदर को भी लगने लगा था कि वो सिर्फ राजा नहीं देवपुत्र है। अब उसका एम्पायर ग्रीस से लेकर इजिप्ट और एशिया की गहराइयों तक फैल चुका था। लेकिन सिकंदर तो सिकंदर था, उसकी भूख कभी भी ख़त्म नहीं हुई। फिर उसकी तलवार का रुख सेंट्रल एशिया की तरफ हुआ। एक के बाद एक बहुत भयानक स्पीड से, निर्दयता से आगे बढ़ रहा था। वो ईस्ट की ओर इतना आगे बढ़ गया जितना कोई ग्रीक कभी गया ही नहीं था, जो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, यानी कि इंडिया के करीब पहुंच गया। वह भारत आने से पहले मध्य एशिया की बैक्टीरियन यानी कि आधुनिक अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर चुका था। यहाँ उसने राजकुमारी रॉक्साना से शादी कर ली। अलेक्जेंडर ने अफगानिस्तान के हिंदू कुश को पार किया और सिंधु नदी को पार करते हुए सम्राट सिकंदर तक्षशिला पहुंच गया और तक्षशिला के राजा अंबी ने सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए। दोस्तों, हजारों सालों से हर बार की तरह अलेक्जेंडर ने भी पहला वार सीधा डायरेक्ट भारत की छाती पर किया, यानी कि पंजाब में झेलम और चनाब नदियों को ग्रीक में हाइडस्पेश और एसीसेंस कहा जाता था। झेलम से लेकर चनाब नदी तक राजा पोरस या पुरुआस का राज्य था। इसकी राजधानी मौजूदा लाहौर के आसपास थी। पुरु राज्य के किंग पोरस को पुरुषोत्तम या पर्वतेश्वर भी कहा जाता था। पोरस के तक्षशिला के राजा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और उसने सिकंदर से पोरस पर आक्रमण करने को कहा। सिकंदर ने तक्षशिला के राजा को उसके साथ गठबंधन करने के लिए ब्राइब में गोल्ड दिया। सिकंदर ने सुना था कि पोरस की सेना में 85 हाथी थे और उसकी अपनी यूनानी सेना ने कभी खतरनाक वॉर एलिफेंट से युद्ध ही नहीं किया था। हाथियों की पीठ पर एक स्थिर प्लेटफॉर्म या हौदा होता है, जो कि एक छोटे सेफ किले की तरह होते हैं, जहां से तीरंदाज क्रॉस बोव से आर्मर पियर्सिंग अग्नि बाण चलाते हैं। युद्ध से पहले हाथियों को एक औषधि दी जाती थी जिससे वे तेज, बिल्कुल निडर और ट्रम्पेट बजाने के लिए खुश हो जाते थे। वे अपनी सूंड से जंजीरों से बंधे लोहे के भारी नुकीले गोले भी घोड़ों पर फेंक सकते थे। ग्रीस के घोड़े वैसे भी पहली बार वॉर एलिफेंट्स के साथ भयंकर दृश्य और आवाज से भयभीत होंगे। यदि कोई हाथी युद्ध में घायल हो जाता तो वह और डेंजरस और एक्टिव हो जाता। सिकंदर की सेना में 50,000 से ज़्यादा सैनिक थे, जबकि पोरस के पास सिर्फ 20,000 थे। पोरस ने सिकंदर की सेना के सामने अपनी सेना के हाथी खड़े कर दिए, जिससे सिकंदर भी दंग हो गए। एरियान, डियोडोरस, सिसुलियस और कर्टियस जैसे ग्रीक हिस्टोरियंस ने पोरस को एक विशालकाय व्यक्ति, एक सच्चे क्षत्रिय या योद्धा राजा के रूप में वर्णित किया है। पोरस खुद हाथी पर सवार होकर लड़ाई करता है। जंग बहुत भयंकर होती है। उस समय की भारतीय लोक कथाओं के अनुसार सिकंदर की पत्नी रॉक्साना ने शक्तिशाली राजा पोरस के पास जाकर उनकी कलाई पर राखी बांधी थी। बदले में पोरस ने उनके पति सिकंदर को कोई नुकसान न पहुंचाने का वचन दिया और जानबूझकर युद्ध के मैदान में सिकंदर को मारने से बचते रहे।
भारतीय दंत कथाओं के अनुसार 1-to-1 फाइट के दौरान पोरस ने सिकंदर पर इतनी जोर से प्रहार किया कि उसका एक दांत टूट गया और सिंगल फाइट में अलेक्जेंडर हार गया था। झेलम नदी के तट पर हुए इस खूनी युद्ध में पोरस ने अपने छोटे बेटे को खो दिया। सिकंदर ने अपने घोड़े बुसेफालस को खो दिया। उस घोड़े को पोरस के भाई राजकुमार अमर ने मार डाला था। दरअसल हाइडेस्पेस के युद्ध के बाद बुसेफालस युद्ध के घावों से बाद में मर गया था। बुसेफालस ने 10 वर्षों तक युद्ध के मैदान में सिकंदर की बहुत अच्छी सेवा की थी। अपने वफादार साथी के सम्मान में सिकंदर ने हाइडेस्पेस नदी के तट पर एक शहर बसाया जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया बुसेफाला रखा गया। उसने अपने बहादुर यूनानी सेनापति निकिया को भी खो दिया। पोरस की फौज ने सिकंदर की सेना पर घात लगाकर हमला किया। छिपे हुए पेड़ों की चोटियों से घातक जहरीले तीर छोड़े गए, जिससे सिकंदर की सेना का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। भारतीयों ने शीशम की लकड़ी से बने पतले तीरों का इस्तेमाल किया जो दूर तक उड़ते थे, यूनानी कवच को भेद देते थे, आर पार चले जाते थे और बहुत सटीक निशाना लगाते थे। इस घातक ट्री टॉप और एलिफेंट वॉरफेयर से यूनानी पूरी तरह से डिमोरलाइज्ड हो गए थे। रोमन इतिहासकार एरियन द्वारा लिखित द एनाबिसिस ऑफ अलेक्जेंडर में लिखता है कि शुरुआत में सिकंदर ने तक्षशिला के राजा अंबी को युद्ध विराम के लिए पोरस के पास भेजा। गद्दार भारतीय राजा को देखकर पोरस बहुत क्रोधित हो गया और उस पर भाला फेंक कर मारा। तक्षशिला का राजा भाग गया। राजा पोरस ने बहादुरी के साथ सिकंदर के साथ लड़ाई की, लेकिन काफी संघर्ष और कोशिशों के बावजूद भी पोरस को हार का सामना करना पड़ा। जब पोरस हार गए तब उन्हें सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने पोरस से सवाल किया कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। इस सवाल के जवाब में पोरस ने कहा, ठीक वैसा जैसा एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। सिकंदर को उनका आत्मविश्वास से भरा जवाब पसंद आ गया। सिकंदर की मजबूरी और कूटनीति समझ थी, जिस वजह से उन्होंने पोरस को अपना मित्र बना लिया। सिकंदर को पता था कि पूर्व में भी काफ़ी राजा हैं जिनका सामना करना पड़ेगा और सिकंदर की सेनाएं थक चुकी थी, उनमें निराशा थी, वो वापस लौटना चाहते थे। इतिहासकार प्लूटार्क ने लिखा कि सिकंदर सम्राट पुरु की 20,000 की सेना के सामने तो ठहर नहीं पाया। अलेक्जेंडर ने सुना था कि व्यास नदी के पार नंदवंशी राजधानी मगध के महान सम्राट धनानंद की 3.5 लाख की सेना उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी। और सिर्फ वही नहीं, उसमें 80,000 घुड़सवार, 80,000 रथ और 70,000 विध्वंसक हाथी सेना थी। उसके क्रूर सैनिक दुश्मन के सैनिकों को मुर्गी तितर की तरह काट देते। मजबूरन अलेक्जेंडर को लौटना पड़ा। वापसी का सफर एक डिजास्टर वाला था। सिकंदर की फौज क्रूर गैड्रोशियन रेगिस्तान से गुजरे, जहां उनके हजारों सैनिक प्यास और गर्मी से मर गए। सिकंदर का बिहेवियर लगातार अनस्टेबल होता गया। उसने अपने यूनानी और मैसेडोनियन नागरिकों को उसे देवता मानकर उसके सामने झुक और दंडवत करने को कहना शुरू कर दिया। उसने अपने ट्रस्टेड जनरल पार्मेनियन को और अपने इतिहासकार कैलिस्थेनीस को राजविद्रोह के संदेह में फांसी दे दी। हिस्टोरिकल अकाउंट्स के अनुसार रास्ते में कुछ नागरिकों ने उन्हें चेतावनी दी कि उनके देवता ने बेबीलोन में उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की है। सिकंदर महान और उसके सैनिक बेबीलोन पहुंचे और अरब में नए अभियानों की योजना बनाने लगे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 29 मई को नबूकदनेस्सर द्वितीय के महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया, जिसमें खूब सारे व्यंजन और शराब शामिल थी। इस पार्टी में सिकंदर महान ने एक प्रतियोगिता रखी, कौन सबसे ज्यादा मात्रा में बिना मिलावट वाली शराब पी सकता है। माइलेटीन के अनुसार आधी रात से पहले 35 लोगों की दारू पी के मौत हो गई, 6 और मर गए। अलेक्जेंडर ने भी उस दावत में बहुत ज्यादा पी ली थी। तो उस दिन की मौज मस्ती के बाद सिकंदर बीमार होने लगे। बुखार बढ़ता गया। कई दिनों तक वह तड़पता रहा। वह अपने शयन कक्ष में ही रहा। लगभग 12 दिनों तक वो बाहर नहीं निकला। उससे पूछा गया, आपके बाद कौन राजा बनेगा? सिकंदर ने बस यही कहा, जो सबसे ताकतवर है। 33 साल की उम्र में इस महान योद्धा का अंत हो गया। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स कहते हैं कि उनके भोजन या ड्रिंक्स में पॉइजन मिलाया गया था। यहीं सिकंदर ने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी। सिकंदर बोला कि मेरी पहली इच्छा है कि
मेरा इलाज करने वाला हकीम ही मेरे ताबूत को खींचकर कब्र तक लेके जाए। दूसरी ये कि जब मेरा ताबूत कब्र तक जाए तो उस रास्ते में मेरे इकट्ठे किए हुए खजाने में से सोना चांदी बिखेरे जाएं। और मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर दिखाई देने चाहिए। उसकी मौत के बाद एम्पायर टूट गया, उसके सेनापति आपस में ही भिड़ गए। सिकंदर की कब्रगाह ही उसका अंतिम रहस्य बन गई। बेबीलोन में उसकी मृत्यु के बाद उसके शव को इजिप्ट ले जाया गया, पहले मेम्फिस में दफनाया गया और बाद में अलेक्जेंड्रिया ले जाया गया। प्राचीन सम्राटों ने उसकी कब्र देखी, जूलियस सीजर और ऑगस्टस जैसे लोग भी उसके मकबरे पर गए। फिर भी आज हमें यह नहीं पता कि उसकी कब्र आखिर कहाँ है। किसी आधुनिक शहर के नीचे रेगिस्तान में खोज अभी तक जारी है। नीचे कमेंट्स में मुझे अपने विचार ज़रूर बताएं और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।